अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वक्फ एंड मुतवल्ली अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर एक और टॉपिक भी है वक्फ एंड मुतवल्ली। ये थोड़ा अहम टॉपिक है, वक्फ और मुतवल्ली। ठीक है, वक्फ को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि सदका और वक्फ में क्या फ़र्क है। सदका जो होता है उसके अपोजिट जो पार्टी होती है वो होता है कोई भी पुअर पर्सन। ठीक है, वक्फ जो होता है वो उसके अपोजिट पार्टी होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी कि वक्फ कोई भी चीज़ अगर कर दी जाती है तो वो इसाले सवाब कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट जो पार्टी होती है जिसको ये डोनेट किया जाता है वो होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन जो सदका होता है, सदका हम देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन किसी पुअर पर्सन को। इसके अंदर अपोजिट पार्टी होती है कोई भी पुअर पर्सन, लेकिन वक्फ जो होता है वो उसके अपोजिट पार्टी होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वक्फ एंड मुतवल्ली। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वक्फ क्या होता है, वक्फ की एक्चुअल डेफिनेशन और वक्फ की लिटरल डेफिनेशन क्या है। वक्फ की डेफिनेशन है अंडर मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913। अगर हम बुक खोलते हैं मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913 की, तो उसके अंदर जो डेफिनेशन डिफाइन की गई है वक्फ की वो कहती है द परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम एनी प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय इस्लाम एज रिलीजन चैरिटेबल और पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी परमानेंट डेडिकेशन, कोई किसी भी चीज़ की परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन, किसी भी शख्स के थ्रू प्रोफेसिंग इस्लाम जो कि मुसलमान हो। ठीक है, एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे फिर वो मूवेबल हो चाहे फिर वो इमूवेबल हो। ठीक है, फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी मकसद के लिए, रिकॉग्नाइज बाय इस्लाम, रिकॉग्नाइज जो इस्लाम ने रिकॉग्नाइज़ किया है, जैसे कि चैरिटी हो गई, जैसे कि दूसरी चीज़ जो है रिलीजियस हो गई, मतलब कि रिलीजियस हो गई जैसे मस्जिद मदरसा। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है पॉइंट्स यानी कि नेक नियति। अब आते हैं इसके एलिमेंट्स की तरफ, इजेंशियल्स की तरफ। इजेंशियल्स क्या कहते हैं वक्फ के एजेंशियल्स अगर हम देखें तो पहला है परमानेंट डेडिकेशन। परमानेंट डेडिकेशन जो है परमानेंट डेडिकेट किया गया हो, वक्फ जो होगी वो परमानेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल के लिए मैंने कोई भी ज़मीन मस्जिद के नाम कर दी, 5 साल के बाद वो मस्जिद की ज़मीन जो है मैं वापस ले लूँगा, ऐसा नहीं होगा। वक्फ अगर कोई भी चीज़ वक्फ की जाती है तो वो परमानेंट की जाती है। मैं इस ज़मीन में मैं अपनी जो है वक्फ डीड बनाता हूँ, उस डीड में लिखता हूँ कि मैं अपनी ज़मीन जो है वो अपनी पूरी जायदाद भी मैं वक्फ के नाम कर सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मैं अपनी ज़मीन जो है वो करता हूँ मस्जिद के हवाले, उसके बाद वो मस्जिद की ज़मीन मेरे पास वापस नहीं आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो अपोजिट पार्टी है वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। परमानेंट डेडिकेशन होगी, ये अनकंडीशनल है, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं रखी जा सकती कि जो है इसका ये जो ज़मीन में, ये ज़मीन जो है मैं मस्जिद के नाम तो कर रहा हूँ, लेकिन इस ज़मीन में से जो भी फसल उगेगी, इस ज़मीन के इतना टुकड़ा जो होगा उसमें से मैं फसल भी लगाऊंगा, उसमें से मैं फ़ायदा भी उठाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अनकंडीशन, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं रखी जा सकती। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम होना लाजमी है। मुस्लिम वक्फ करने के लिए कोई भी जो है पर्सन होगा वो मुस्लिम होगा। अगर नॉन मुस्लिम होगा तो वो हो जाएगी ट्रस्ट, जो हम पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंस में। तीसरी चीज़ है एनी प्रॉपर्टी, वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे फिर वो मूवेबल हो चाहे फिर वो इमूवेबल हो। चौथी चीज़ है पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय इस्लाम, वो पर्पस, वो मकसद जो इस्लाम ने रिकॉग्नाइज किया हो, जैसे कि रिलीजियस जैसे कि मस्जिद और जो है मदरसा वगैरह। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है पॉइस, नेक नियति, हमारी नेक नियति कितनी है। तीसरी चीज़ जो है वो है चैरिटेबल, कोई भी चीज़ हो वो चैरिटेबल हो। कोई भी जगह अगर हम किसी चीज़ के नाम कर रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं, तो वो चैरिटेबल भी हो सकती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे कि सिलाई सेंटर हो गया, या XYZ कोई भी ऐसा सेंटर हो गया जो कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए डोनेट की जाती है या पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उसे भी हम एज अ चैरिटेबल वक्फ कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मोड्स ऑफ क्रिएशन। मोड्स ऑफ क्रिएशन की अगर बात की जाए कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ क्रिएशन, तो मोड्स ऑफ क्रिएशन की अगर बात की जाए बाय एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, मोड्स ऑफ क्रिएशन। मोड्स ऑफ क्रिएशन के अंदर कह रहा है कि बाय एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपीज में, लिविंग पर्सन। ठीक है, जो एक्ट किया जाएगा वो लिविंग पर्सन के थ्रू किया जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि वक्फ जो है वो किया जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, और चैरिटी जो की जाती है, सदका किया जाता है, वो किया जाता है, सदका जो होता है वो उसके पुअर पर्सन को किया जाता है। उसके बाद है बाय विल, वसिया भी कर सकता है वो शख्स बाय हिज विल, के विल के तौर पे 1/3 जो हिस्सा होगा वही विल होगा।
जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था 1/3 पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी, वही वसीयत के तौर पे दी जाएगी। उसके बाद है बाय यूजेज और कस्टम। बाय यूजेज और कस्टम। अच्छा, बाय यूजेज और कस्टम के अंदर क्या है? बाय यूजेज और कस्टम के अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी एक बंजर ज़मीन है। अब वो बंजर ज़मीन के अंदर क्या हुआ कि उस बंजर ज़मीन में कुछ लोग जो है उन्होंने नमाज़ पढ़ी। अब नमाज़ पढ़ने के बाद वो सिलसिला चलता रहा नमाज़ पढ़ने का, 5 साल तक 10 साल तक वो उसकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। बाउंड्री किसी ने खर्च करके उसकी बाउंड्री दिलवा दी, फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वज़ूखाना बनवा दिया, फिर उसके बाद उसके अंदर मुसल्ले आ गए, फिर उसके बाद उसके अंदर बाकी चीज़ें भी आ गई मस्जिद के तौर पर। अब जो उसका उस ज़मीन का जो एक्चुअल ओनर था वो 10 साल बाद उठ कर आता है, वो कहता है ये तो मेरी ज़मीन है। तो अगर कोई भी चीज़ एज अ कस्टम और यूजेज हो रही है किसी भी परमानेंट मकसद के लिए, जैसे कि नमाज़ पढ़ने के लिए, जैसे कि मस्जिद के लिए, या जो है इस्लाम ने रिकॉग्नाइज जो की ये चीज़ें उसके लिए यूज़ हो रही है, तो उसके ख़िलाफ़ आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो एज अ कस्टम के तौर पे वो चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली वक्फ़ कर दी जाएगी। उसके बाद है काइंड्स ऑफ वक्फ़। वक्फ़ की कौन कौन सी काइंड्स हैं? वक्फ़ की काइंड्स को अगर हम डिस्कस करते चलें कि वक्फ़ की क्या काइंड्स हैं, तो एक होती है पब्लिक वक्फ़। काइंड्स ऑफ वक्फ़, ठीक है। फर्स्ट है पब्लिक वक्फ़, ठीक है। दूसरी है प्राइवेट वक्फ़। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पब्लिक और प्राइवेट वक्फ़ में क्या डिफरेंशिएट है? वक्फ़, पब्लिक वक्फ़ जो होता है वो होता है वक्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह, और जो प्राइवेट वक्फ़ होता है वो होता है फ़ी सबीलिल्लाह। पब्लिक वक्फ़ जो होगा वो होगा सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक के लिए। प्राइवेट वक्फ़ जो होता है वो होता है वक्फ़ुल अलल औलाद। वक्फ़ुल अलल औलाद यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक स्कूल खुला, अब वक्फ़ से क्या होता है, तकरीबन ऐसे रेयर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर वक्फ़ करने से, प्रॉपर्टी वक्फ़ करने से औलाद की, यानी कि जो औलाद होती है उनके हुकूक मार दिए जाते हैं। उनका जो वसीयत, उनका जो राइट होता है वसीयत का, उनका जो राइट होता है, जैसे शरिया एज़ पर शरिया जो उनको हिस्सा मिलना था प्रॉपर्टी में से, वो हिस्सा जो है वो नहीं मिल पाया। तो अब क्या होगा? तो अब जो है फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट वक्फ़ के तौर पे वक्फ़ुल अलल औलाद में से एक शख्स ने अपना स्कूल खुलवाया, अब उस स्कूल के लिए उसने ज़मीन दे दी। अब उसने कहा कि उसके बेटे ने कहा, क्लेम किया कि मेरे जो फादर थे उन्होंने मेरे नाम पे कोई भी चीज़ नहीं दी, तो स्कूल में से जो भी फ़ीसिस में रखता हूँ, बिल्कुल कम फ़ीसिस रखता हूँ, अगर वो फ़ीसिस में अर्न करूँगा तो वो जो है मेरे वक्फ़ुल अलल औलाद में आ जाएंगे। इसे कहा जाता है प्राइवेट वक्फ़। उसके बाद आता है रिवोकेशन ऑफ वक्फ़। वक्फ़ को रिवोक किया जा सकता है या नहीं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वक्फ़ जो है वो इर्रिवोकेबल है। वक्फ़ इज़ इर्रिवोकेबल। वक्फ़ इर्रिवोकेबल क्यों है? वक्फ़ इर्रिवोकेबल क्यों है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसके अगेंस्ट अपोजिट पार्टी जो होती है वो होती है अल्लाह सुब्हाना व तआला। कोई भी चीज़ हम वक्फ़ करते हैं, चाहे फिर वो मस्जिद के लिए करें, चाहे फिर वो मदरसे के लिए करें, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ के लिए एज अ चैरिटी करें, तो उसकी जो अपोजिट पार्टी होगी, हम इसाले सवाब, हम जो है अपनी नीयत अपनी खुलूस दिल से कर रहे हैं ताकि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें सवाब दे। तो इसकी अपोजिट पार्टी कौन होगी? अल्लाह सुब्हाना व तआला, ठीक है। हम दे किसको रहे हैं, डोनेट किसको कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हाना व तआला को। तो वक्फ़ जो है वो इर्रिवोकेबल है, इसको रिवोक करने के लिए, इसको जो है वापस लेने के लिए हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास जाना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ आती है मुतवल्ली। मुतवल्ली कौन होगा? हु इज़ द मुतवल्ली। अब आते हैं मुतवल्ली के ऊपर। मुतवल्ली, हु इज़ मुतवल्ली। मुतवल्ली किसे कहा जाता है? मुतवल्ली हम उसे कहते हैं कि कोई भी शख्स एडमिनिस्ट्रेट करे किसी भी प्रॉपर्टी को, यानी कि जो प्रॉपर्टी वक्फ़ के तौर पे दे दी गई है, अगर कोई भी शख्स उसको एडमिनिस्ट्रेट करे या फिर मैनेजर कह सकते हैं हम उसे, तो उसे कहा जाता है मुतवल्ली, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर कोई भी शख्स जो है डीड बनाता है, वक्फ़ डीड यानी कि कोई भी चीज़ अगर वक्फ़ करता है तो उसके डीड बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब उस डीड को कहा जाता है वक्फ़ डीड। उसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूटर जो होगा वो वाकिफ़, अब जो एग्जीक्यूट करेगा अपनी प्रॉपर्टी को उसे कहा जाता है वाकिफ़।
जो कोई भी पर्सन अगर कोई चीज़ वक्फ करता है उस शख्स को कहा जाता है वाकिफ़, ठीक है। अब वाकिफ़ को कहा जाता है ओनर। अब जब उसने डीड बना ली, उसने जो है एग्जीक्यूट कर दी, अपनी जो है प्रॉपर्टी जो है वक्फ कर दी, तो वक्फ करने के बाद वो उस चीज़ का ओनर नहीं रहेगा, उसकी ओनरशिप उससे छीन ली जाएगी, उसकी पोजीशन भी उससे ले ली जाएगी, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से दे रहा है। दूसरी चीज़ ये कि कोर्ट जो है वो रिमूव नहीं कर सकती पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अब फॉर एग्जांपल जो मुतवल्ली होगा, मुतवल्ली जो है बीच का पर्सन है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है उस जगह को, जो प्रॉपर्टी उसने एज अ वक्फ दी है। अब वो मुतवल्ली उसका बेटा भी हो सकता है। अब वो मुतवल्ली जो है वो कोई भी शख्स हो सकता है जो वाकिफ़ अपॉइंट करना चाहे, लेकिन अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेहतर नहीं है तो कोर्ट जो है वो उसे डिक्लेयर कर देगी एज अ रॉन्ग पर्सन और फिर कोई और मुतवल्ली आ जाएगा। उसके बाद आता है पावर्स ऑफ मुतवल्ली। मुतवल्ली के क्या पावर्स हैं? पावर्स ऑफ मुतवल्ली, मुतवल्ली के क्या पावर्स हैं? मुतवल्ली के अगर पावर्स को देखा जाए तो मुतवल्ली के पावर्स ये हैं कि वो किसी उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है और जो है लीज पर दे सकता है और जो है मॉर्गेज कर सकता है। सेल कर सकता है मुतवल्ली फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि वो जो है लीज़ पर दे सकता है, अगर वो लीज़ के काबिल है, अगर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो लीज़ के ऊपर दी जा सकती है तो वो उसे लीज़ पर भी दे सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, उधार दे सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो जो है मुतवल्ली जो है वो उस प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ अगर कोई केस चल रहा है सूट भी फाइल कर सकता है। अब बात करते हैं कि वुमेन एज़ मुतवल्ली, कि क्या एक औरत जो है, एक लड़की जो है, एक औरत जो है वो मुतवल्ली बन सकती है या नहीं बन सकती। अगर वुमेन की बात की जाए तो वुमेन जो है मुतवल्ली बन सकती है कुछ केसेस में, कुछ पर्टिकुलर केसेस में। फॉर एग्जांपल मुतवल्ली वुमेन तब होगी जब अगर मदरसा है किसी वुमेंस का, अगर मस्जिद के लिए तो मस्जिद के लिए वुमेन जो है, और कॉमन सेंस की बात है कि मस्जिद के लिए मुतवल्ली अपॉइंट किया जाएगा, किसी मेल को फीमेल को नहीं अपॉइंट किया जा सकता। दूसरी चीज़ ये कि अब हम डिस्कस करेंगे शेर बानो वर्सेस आगा मोहम्मद का केस जो कि हुआ था 1907 में। उसके अंदर केस ला ये हुआ कि शेर बानो जो है वो मुतवल्ली अपॉइंट हुई, तो उसके बाद जो है वो मुतवल्ली अपॉइंट हुई किस चीज़ के लिए? एक मदरसे के लिए। फिर उस शेर बानो ने कहा कि मैं मस्जिद के लिए वो अपॉइंट होना चाहती हूँ, तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि वो मस्जिद के लिए अपॉइंट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर वुमेन चाहे तो वुमेन हॉस्पिटल के लिए अपॉइंट हो सकती है, तो कुछ दूसरी चीज़ों के लिए भी वुमेन जो है अपॉइंट हो सकती है, लेकिन रेयर केस में जैसे कि पर्टिकुलर मस्जिद के लिए अपॉइंट नहीं की जा सकती, तो वुमेन को जो है अपॉइंट किया जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ मदरसे के लिए, ऐसा मदरसा जहाँ पे वुमेन्स पढ़ाई जाएँ। दूसरी चीज़ ये कि हॉस्पिटल के लिए अपॉइंट की जा सकती है। सो दिस वाज माय लेक्चर रिगार्डिंग वक्फ एंड मुतवल्ली। वक्फ और मुतवल्ली का आज का लेक्चर था। थैंक यू, डेट्स ऑल।